हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं फायर एंड आइस पोएम, जो कि फर्स्ट चैप्टर से है। लेटर टू गॉड में सेकंड पोएम है। फर्स्ट पोएम हम पढ़ा दी है डस्ट ऑफ में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं पोएम फायर एंड आइस। इस पोएम के भी राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं, और पिछली जो पोएम थी डस्ट ऑफ स्नो, उसके राइटर भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही थे। तो पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड फायर की वजह से एंड होगा, और कुछ कहते हैं कि आइस की वजह से एंड होगा। यहाँ पर फायर और आइस को कंपैरिजन के रूप में लिया गया है। आगे देखते हैं। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पर पोएट कहते हैं फ्रॉम दैट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यानी कि जो मैंने डिज़ायर यानी इच्छा को देखा है, इच्छा को मैंने खुद अपने पर्सनली अडॉप्ट करके देखा है। तो इससे मैं उन लोगों का फेवर करता हूँ जो कहते हैं कि वर्ल्ड फायर में एंड होगा। यहाँ पर डिज़ायर को फायर से कंपैरिजन किया गया है कि मतलब जैसे बहुत सारे लोग इच्छाएं रखते हैं, डिज़ायर होती है उनकी, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसका कंपैरिजन फायर के साथ किया गया है कि इसका मतलब डिज़ायर अगर लोगों की बढ़ती गई तो फिर ये वर्ल्ड जल्द ही एंड हो जाएगा फायर से, यानी फायर यहाँ पे कंपैरिजन है। आगे देखते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो enough of hate to say that for destruction ice it would also is also great and would suffice। आगे पोएट इस पैराग्राफ स्टैंजा में कहते हैं कि लेकिन अगर अर्थ को दो बार, मतलब अर्थ अगर दो बार डाई मर जाए, यहाँ पर आपको लिखा है पेरिश का मतलब डाई, तो अगर अर्थ को दो बार मौका मिले पेरिश होने का यानी कि ख़त्म होने का, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे हेट के बारे में भी बहुत कुछ पता है, यानी कि घृणा करना, नफ़रत करना, उसके बारे में भी बहुत पता है। तो इसका कंपैरिजन हेट का आइस के साथ किया गया है कि अगर हेट इसी तरह बढ़ता गया, नफ़रत बढ़ती गई, तो डिस्ट्रक्शन अर्थ का फिर भी होगा। और इस बार इसका कंपैरिजन आइस के साथ किया गया है, और ये भी हेट भी सफिशिएंट है कि वर्ल्ड को ख़त्म कर सके। तो यहाँ पर फायर और आइस के से हमें ये बताया गया है कि फायर का कंपैरिजन हमारी इच्छाओं से, डिज़ायर से किया गया है, और आइस का कंपैरिजन हेट्रेड से किया गया है। ये दोनों ही चीज़ें बहुत बुरी हैं, ये दोनों नहीं, बहुत सारे डिज़ायर्स भी नहीं होने चाहिए, ओवर डिज़ायर, और बहुत ज़्यादा हेट्रेड भी नहीं होनी चाहिए, वरना वर्ल्ड जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। अब देखते हैं हम यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस या फिर लिटरेरी डिवाइसेस भी जिनको आप कह सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है कि कॉन्जिक्यूटिव, या फिर एक के बाद एक या थोड़े एक दो वर्ड बीच में आने के बाद एक के बाद एक, जैसे कि सम से। तो इसमें दोनों ही वर्ड्स में एस वर्ड आ रहा है, तो यानी कि इस स्टैंजा में एस वर्ड आने की वजह से यहाँ पर एलिट्रेशन है इन दोनों वर्ड में। और एलिट्रेशन यही होता है कि एक ही लाइन में दो वर्ड्स अगर पास पास हों, जैसे कि अगर सम होता, इसके जस्ट बाद भी अगर से ना होता, एक दो वर्ड छोड़कर भी होता, लेकिन एक ही लाइन में होता, तब भी ये एलिट्रेशन हो सकता था। अब देखिए इसी लाइन में वर्ल्ड और विल, इसमें डब्ल्यू वर्ड आ रहे हैं, तो ये भी एलिट्रेशन हुआ। नेक्स्ट लाइन में भी सम से, इसमें भी एस आ रहा है, तो ये भी एलिट्रेशन होगा। फिर देखिए, तो अब सेकंड देखते हैं लिटरेरी डिवाइस, एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ वर्ड, वर्ड का रिपीट होना। एसोनेंस का मतलब होता है, सॉरी एसोनेंस ये नहीं होता, एसोनेंस का मतलब होता है कि किसी भी वोवल साउंड का, किसी भी वोवल साउंड का आना एक लाइन में, जैसे कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब वोवल क्या होते हैं तो आपको शायद पता ही होगा, ए ई आई ओ यू, ये अल्फ़ाबेट्स वोवल कहलाते हैं। तो अगर इन ए ई आई ओ यू की साउंड एक लाइन में या एक स्टैंजा में आती है, तो वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस है उसका नाम होता है एसोनेंस। पर इस वाली लाइन में आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर में एसोनेंस का यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वोवल ओ
आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ पर ओ वोवल बार बार आ रहा है इसलिए यह एसोनेंस है। अब तीसरे लिटरेरी डिवाइस जो इस पोएम में यूज़ हुआ है उसका नाम है एनाफोरा। अब एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा का मतलब होता है किसी वर्ड का रिपीटिशन होना, या किसी वर्ड या किसी फ्रेज़ का रिपीटिशन होना, किसी क्लॉज के दो मतलब दो एक के बाद एक जो क्लॉज आते हैं उनके शुरुआत में किसी वर्ड या फ्रेज़ का रिपीटिशन होना। और क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक ग्रुप वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है। जैसे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो इसमें ये एक क्लॉज है, पहले वाली ये भी एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है, तो सक्सेसिव क्लॉज हो गई ये। और इनमें जो शुरुआत में किसी भी वर्ड या क्लॉज आएगी सेम है, जैसे सम से, इसमें भी सम से है, नीचे वाले में भी सम से है। तो यानी कि इसमें फ्रेज़ सम से रिपीट हो रही है। अगर वर्ड भी रिपीट होता तब भी एनाफोरा होता, लेकिन यहाँ पर फ्रेज़ है सम से, वो भी रिपीट हो रही है तो ये भी एनाफोरा होता है। फ्रेज़ बेसिकली मतलब आप कह सकते हैं कि अनमीनिंगफुल सेंटेंस होता है सम से। अब इससे हमें कुछ पता तो नहीं चल रहा है इसलिए एक फ्रेज़ है। इन द ट्री, आउट ऑफ द रूम, जिसमें इनकम्प्लीट, जिसकी कोई सेंस नहीं होती है, ऐसा जो वर्ड का ग्रुप होता है उन्हें फ्रेज़ कहते हैं। तो यहाँ पर सम से फ्रेज़ रिपीट हो रही है तो ये एनाफोरा है। नेक्स्ट देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है किसी भी नॉन लिविंग थिंग को पर्सन का रूप देना, जैसे फायर और आइस। इसमें फायर को और आइस को पर्सन, एक तरीके से पर्सन के रूप में दिखाया गया है, पर्सन बनाकर दिखाया गया है। असली में ये नॉन लिविंग है लेकिन इन्हें पर्सोनीफाई किया गया है, इसलिए यहाँ पर पर्सनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस आएगा। 4 लिटरेरी डिवाइस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं एंजैम्पमेंट। एंजैम्पमेंट होता है किसी फ्रेज़ में, किसी सेंटेंस में जब कोई पंचुएशन नहीं होता, जैसे कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो यहाँ पर फायर के बाद कोई भी पंक्चुएशन यहाँ पर नहीं है, ना फुल स्टॉप है, ना कॉमा है, ना कॉलन है, ना सेमी कॉलन है, कुछ भी पंक्चुएशन नहीं है। और नेक्स्ट लाइन शुरू हो गई है तो यहाँ पर इस लाइन में एंजैम्पमेंट आ जाएगा। इन दोनों लाइन में एंजैम्पमेंट का यूज़ हुआ है। अब देखते हैं, यहाँ पर तो पंक्चुएशन आ गया तो इसमें और इसमें तो नहीं हो सकता एंजैम्पमेंट। थर्ड लाइन देखते हैं, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पर डिज़ायर के बाद भी नो पंक्चुएशन, मतलब कोई पंक्चुएशन नहीं है, तो यहाँ पर भी इन दोनों लाइन में एंजैम्पमेंट का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। यहाँ पर देखिए पंक्चुएशन आ गया है, कॉमा, तो ये नहीं हो सकता एंजैम्पमेंट। सेकेंड लाइन देखिए, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। तो यहाँ पर हेट के बाद कोई पंक्चुएशन नहीं है तो इसलिए यहाँ पर फिर से एंजैम्पमेंट है। और आइस के बाद भी कोई पंक्चुएशन नहीं है, उसके बाद इज शुरू हो रहा है नेक्स्ट लाइन का, तो यहाँ पर भी एंजैम्पमेंट है। और फिर ग्रेट के बाद भी कोई पंक्चुएशन यहाँ पर नहीं है, नेक्स्ट लाइन शुरू हो रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सब में एंजैम्पमेंट लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। तो सारी चीज़ें आपको इस पोएम के बारे में बता दी हैं, होपफुली समझ में आई होगी। अच्छा, एक चीज़ रह गई है, राइमिंग स्कीम, वो भी देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम होती है किसी भी पोएम में मोस्टली राइम तो होती हैं, जैसे फायर, फिर डिज़ायर, फिर दोबारा फायर, तो यहाँ पर राइम हो गई, फायर डिज़ायर, बोलते हुए सेम साउंड आ रही है ना, फायर डिज़ायर। सो यहाँ पर राइमिंग स्कीम में फायर को अगर हम ए लिख लेंगे तो डिज़ायर भी ए हो गया क्योंकि सेम है साउंड, और फायर एक बार फिर आ गया तो ये भी सेम, तो ए ए ए। आइस का किसी से भी राइमिंग नहीं बन रहा है फर्स्ट स्टैंजा में, तो इसको बी ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट में देखिए, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ट्वाइस और आइस का राइम हो गया तो यहाँ पर ट्वाइस भी बी हो गया। बट आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, फिर से आइस आ गया तो यहाँ पर फिर से बी आ गया। इट इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड विल एंड वुड सफाइस, सफाइस और आइस फिर से राइम बन रही है तो यहाँ पर फिर भी आ गया। अब बचा हेट और ग्रेट, तो ये किसी से भी राइम नहीं, मेल, इनका मेल किसी भी राइम से नहीं हो रहा है, तो हेट और ग्रेट को हम सी लिख सकते हैं। तो इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी सी बी। तो राइमिंग स्कीम भी आपको समझ में आ गई होगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के पोएट का नाम आप याद कर लीजिए,
रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बार बार मतलब एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द पोएट ऑफ या हु इज़ द पोएट ऑफ फायर एंड आइस, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। और इससे पहले जो पोएम पढ़ाई थी डस्ट ऑफ स्नो, उसके भी पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। सो होपफुली आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। कोई बात नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, आप सजेशन भी दे सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या क्या आपको समझ में नहीं आया, या अगला चैप्टर क्या पढ़ाना है। आप बिल्कुल फ्री महसूस करिएगा कमेंट सेक्शन में लिखने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, जिससे बहुत लोगों तक हम ये एजुकेशनल वीडियो पहुंचा सकें। हमारा पर्पस तो एजुकेशन स्प्रेड करना है। आप मदद कीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आप वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं कि आपके पास आ जाए और आप देख सकें, तो आप नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब है उसे ग्रे कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।